देख रहे हैं नेशन व्यू बीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हैं। हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष और पहलू को हम आपके सम्मुख रखते हैं नेशन व्यू में, ताकि आप खबर पर अपना सटीक और निष्पक्ष रवैया अपना सकें। सबसे पहले बात देशद्रोह और देशभक्ति की लड़ाई की। दिल्ली विश्वविद्यालय में देशद्रोह और देशभक्ति के विवाद के बीच जेएनयू में एक विवादित पोस्टर सामने आया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कश्मीर के लिए आजादी। समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान की जमीन पर रहने वाले, हिंदुस्तान का खाने वाले किस तरह से कश्मीर की आजादी के पोस्टर हिंदुस्तान के पैसे से ही हिंदुस्तान की ही यूनिवर्सिटी में लगा देते हैं। कौन है ये शख्स? ये वही विवादास्पद नारा है जो फरवरी 2016 में जेएनयू कैंपस में गूंजा था। पोस्टर पर साफ साफ लिखा है कि कश्मीर के लिए आजादी और फिलिस्तीन की आजादी। इस पोस्टर को डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन ने लगाया है। समझ में नहीं आता है कि अखंड भारत की बात करने वाले लोगों के बीच ये कौन है जो भारत के अभिन्न हिस्से को किसी और को देने की बात करते हैं, उसकी आजादी की बात करते हैं। बहरहाल डीयू में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अब बहस तेज हो रही है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज तिरंगा मार्च निकाला। मार्च के दौरान कैंपस में लेफ्ट और राइट विंग का टकराव साफ नजर आया। कैंपस में राष्ट्रवाद पर संग्राम, सड़क पर देशभक्ति की जंग, संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च का सिलसिला, कैंपस में लेफ्ट राइट की बिग फाइट, कड़ी सुरक्षा के बीच एबीवीपी कार्यकर्ताओं का मार्च, दिल्ली यूनिवर्सिटी को बचाने के स्लोगन के साथ निकला है भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा और छात्रों की भीड़ के बीच लहराता तिरंगा। आज एबीवीपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं। साथ में तमाम स्लोगन्स इनके हाथों में हैं, स्टूडेंट अगेंस्ट कम्युनिज्म। तो ये तमाम जो छात्र हैं वो आप देख सकते हैं और बाकायदा बैरिकेड करके, मतलब एक तरह से रस्सी से बैरिकेड करके इनके प्रोटेस्ट को जाने दिया जा रहा है। पोस्टरों के जरिए केरल और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कार्यकर्ताओं की हिंसा पर भी सवाल उठाए गए। एबीवीपी नेताओं ने दो टूक कहा कि ये मार्च कम्युनिस्ट ब्रिगेड के देश विरोधी एजेंडे के खिलाफ है। मार्च वर्सेस मार्च, प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ आजकल यही हो रहा है। लेकिन खास चीज यहाँ पर यह है कि एबीवीपी ने बाकायदा केरल और पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसक वारदातें हुई हैं उसको लेकर के उसको उजागर करते हुए यहाँ पे कई पोस्टर्स लगाए हैं। आप इन पोस्टर्स में देख सकते हैं कि किस तरह से वायलेंस वहाँ पे क्रिएट किए गए। इससे पहले लेफ्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स ने एबीवीपी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस मार्च के जरिए एबीवीपी ने लेफ्ट को जवाब देने की कोशिश की है। एबीवीपी की तिरंगा यात्रा में कुछ मांगे भी बार बार दोहराई गई। छात्र संगठन 21 तारीख को रामजस कॉलेज में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वालों पर कार्रवाई पर अड़ गया है। हम देश को बांटने वाली बात कतई भी स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि देश को बांटने की बात करे। ऐसा जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमने बात करी है, राष्ट्र की बात करी है, लोगों को तोड़ने की जो बात नहीं करी। राष्ट्रवाद, अभिव्यक्ति की आजादी और लेफ्ट बनाम राइट की गूंज सिर्फ दिल्ली में ही नहीं सुनाई दे रही। पंजाब में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। दिल्ली के रामजस कॉलेज से शुरू हुआ विवाद पूरे देश में फैलता जा रहा है। इस समय हम पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, जहां पर स्टूडेंट्स विंग जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो आज यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। 21 तारीख के बाद से डीयू में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। छात्रों के दो गुटों के बीच वर्चस्व की इस जंग में वो छात्र पिस रहे हैं जिनका सरोकार किसी संगठन से नहीं है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर घर बार छोड़कर आए हैं ताकि उनका आने वाला कल बेहतर हो सके। चंडीगढ़ से सलील खन्ना के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आपका पैसा लेकिन पहरा बैंकों का। जी हां, कुछ यही होने वाला है। अगर आपको 4 बार से ज्यादा एटीएम ट्रांजैक्शन करने हैं तो आपको लगेगा चूना। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी, आईसीआईसी और एक्सिस बैंक जैसे और प्राइवेट बैंकों ने 150 रुपए सरचार्ज वसूलने का ऐलान कर दिया है। 1 मार्च से ही नियम लागू हो चुके हैं। जाहिर है बैंकों का फरमान आपकी जेब पर सीधा हमला है।
बैंकों से कैश निकालना हुआ महंगा। 4 बार से ज्यादा पैसे निकाले तो 150 रुपए की चपत। आपके पैसों पर बैंकों का पहरा। देश के कई नामी गिरामी प्राइवेट बैंकों का ऐलान आपका कैश क्रंच बढ़ा सकता है, क्योंकि पैसे निकालने पर बैंकों ने लेवी वसूलना शुरू कर दिया है। नए फरमान के बाद बैंकों से कैश लेन देन अब महंगा हो गया है। HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। 1 महीने में 4 मुफ्त लेन देन के बाद हर बार 150 रुपए न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। ये नियम 1 मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि बैंकों ने कैश ट्रांजैक्शन में कमी लाने और डिजिटल लेन देन को तरजीह देने के लिए ये कदम उठाया है। हालांकि कई लोग बैंकों के इस फैसले को गैर मुनासिब मानते हैं। जो आम आदमी के खिसे में पॉकेट में से पैसा उठाता है और अपने बैंकों में डिपॉजिट लाता है और फिर उसी को टैक्स लगाता है 150 रुपया, क्योंकि वो चौथी बार आया है इसलिए, तो लोगों को फायदा देना है या लोगों को नुकसान करना है? काहे का कैशलेस? HDFC बैंक ने थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शन पर भी प्रतिदिन 25,000 रुपए की सीमा तय की है, जबकि ICICI बैंक 8 नवंबर को हुई नोटबंदी के पहले से ही चार्ज वसूल रहा है। ICICI बैंक प्रति 1000 5 रुपए का शुल्क ले रहा है, जो महीने में न्यूनतम 150 रुपए हो सकता है। यहाँ थर्ड पार्टी लिमिट प्रतिदिन 50,000 रुपए है। वहीं एक्सिस बैंक ने पहले 5 ट्रांजैक्शन या फिर 10 लाख रुपए तक नकदी जमा या निकासी पर कोई शुल्क नहीं लगाया है। इसके बाद 5 रुपए प्रति 1000 या 150 रुपए देने होंगे। मैं कहता हूँ जैसे मुगल सम्राट के ज़माने में जिजिया टैक्स था, जिजिया कर था, वैसे ये हो गया है। इसको बहुत कड़े रुख से जिनकी डिपॉजिट्स बैंकों में है उन्होंने इसको विरोध करना चाहिए। ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर्स एसोसिएशन की तरफ से हम लोग एक ऑनलाइन रीट पिटीशन करके डिपॉजिटर्स को कहेंगे कि फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट स्टेट बैंकों में से अपने पैसे निकाल लो। जानकारों की माने तो बैंकों का ये फैसला पैसा रखने वालों के साथ खुली नाइंसाफी है और इस तरह के किसी भी फैसले का विरोध किया जाना चाहिए। मुंबई से सुभाष शिर्के के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अगर पिछले 4 तिमाही के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि निजी सेक्टर के 3 बड़े बैंक भारी मुनाफे में चल रहे हैं। HDFC बैंक ने बीते साल 13,933 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। नोटबंदी के बाद भी दिसंबर 2016 में बैंक को 3,865 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। वहीं पिछले 4 तिमाही में ICICI बैंक की बात करें तो उसके मुनाफे में भी इजाफा हुआ है। ICICI बैंक की बात करें तो 8,478 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। वहीं दिसंबर नोटबंदी के लिहाज से देखें तो 2016 में एक्सिस बैंक का मुनाफा 579.57 करोड़ रहा बताया गया है। सवाल उठता है कि बैंक अगर इतने बड़े फायदे में चल रहे हैं तो फिर ग्राहकों पर यह बोझ क्यों? हमारा पैसा हमारी सुविधा के लिए आप ATM की सुविधा शुरू करते हैं, डिजिटाइजेशन की बात करते हैं और ऑल टाइम मनी की बात करते हैं और आप हम ही को पैसे निकालने पर ट्रांजैक्शन लगाते हैं। बात समझ से परे है। बहरहाल यूपी में 5 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन अभी छठे और 7वें दौर की वोटिंग बाकी है। बीजेपी नेताओं ने अब ये सवाल उठाया है कि मतदान के दौरान बुर्के में आने वाली महिलाओं की पहचान ठीक से जांची जाए। बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखकर कहा है कि वहां पर बुर्के में आने वाली महिलाओं की जांच के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए। अब तक के चुनावों में मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्त वोटिंग हुई। मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की, लेकिन इस हिस्सेदारी को लेकर बीजेपी नेताओं को कुछ शक है। उन्हें शक है कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान भी हो रहा है। इसलिए उसने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कुछ मांग रखी है। वोटिंग के लिए पहुंच रही बुर्के वाली महिलाओं के आइडेंटिटी कार्ड ठीक तरीके से जांचे जाए। हर पोलिंग बूथ पर पर्याप्त महिला अधिकारियों की तैनाती हो ताकि बुर्के वाली महिलाओं की जांच में कोताही न बरती जाए। बुर्के वाली महिलाओं के चेहरे और वोटर कार्ड की तस्वीर का मिलान किया जाए और तभी वोट करने की इजाजत मिले। यूपी में बीजेपी ने छठे और 7वें चरण की वोटिंग से पहले ये मांग चुनाव आयोग से की है। बीजेपी ने आयोग को चिट्ठी लिखकर बोगस वोटिंग पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। हार की हताशा से निराश विपक्ष यह योजना बना सकता है कि पर्दा निशिन जो महिलाएं हैं, जो बुर्के में महिलाएं जाती हैं, उनसे फर्जी मतदान करा सकता है। हमें आशंका हुई, हमने आयोग को एक पत्र लिखा है कि मतदान के दिन महिला पुलिसकर्मी, महिला कर्मचारी तैनात किए जाएं ताकि जहां शंका हो वहां उनकी पहचान हो जाए।
अनावश्यक रूप से कोई विवाद न खड़ा हो। वहीं आखिरी 2 चरणों से पहले बीजेपी की इस चिट्ठी और उसकी मंशा पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता इसे बीच चुनाव में बीजेपी की बौखलाहट बता रहे हैं। आपने शुरू में से क्यों नहीं मांग की? बीजेपी में मोदी जी हों, अमित शाह जी हों या जितने भी मोदी भक्त हों, इस तरह की बातें बार बार उठाते रहते हैं। यूपी में 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 6ठे चरण का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। सवाल यह है कि अगर यह मुद्दा इतना अहम था तो बीजेपी नेताओं को इतनी देर से क्यों ख्याल आया? शिकायती चिट्ठी का मजमून और वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आयोग के अधिकारियों के लिए इसे नजरअंदाज कर पाना आसान नहीं होगा। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और इस बीच जाट आंदोलन एक बार फिर से सर उठा रहा है। आरक्षण के लिए जाट एक बार फिर से मुखर होते नजर आ रहे हैं और इस बार अखाड़ा है देश की राजधानी दिल्ली। अपनी मांगों के साथ आंदोलनकारी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ चुके हैं और सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। पक्की मांग, पहली मांग आरक्षण भी है हमारी। मिलता क्या था नहीं, मिलेगा क्या था नहीं, आरक्षण चाहिए हमारा। आरक्षण सरकार ने पैरवी कमजोर की है। जुबान तल्ख है, तेवर सख्त है। आरक्षण के लिए एक बार फिर जाट समुदाय सड़क पर है। राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर जाट आंदोलन का नया अखाड़ा बन गया है और यहीं से सरकार को चेतावनी दी जा रही है। रोहतक, झज्जर, पानीपत और सोनीपत से कई गाड़ियों में जाट समुदाय के लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी आंदोलन की आंच तेज करने की धमकी दी जा रही है। देखिए 33 दिन से हरियाणा में आंदोलन था। सरकार सोच रही थी हरियाणा का जाट अकेला है, आज यहाँ देश भर का जाट आया है और ये चेताने आया है कि देश के हालात खराब करने की जिम्मेदारी सरकारों पे होगी। और आगे जो दिल्ली कूच का कार्यक्रम है होली के बाद, उसके बाद वहाँ पे लगातार दिल्ली कूच में 50 लाख से ज्यादा लोग भाग लेंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली रसद के साथ आएंगे। आंदोलनकारी अड़े हैं। मांग है कि देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख और विश्नोई जाटों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए। हरियाणा सरकार ने जिन 6 जातियों को आरक्षण दिया है उसे हरियाणा हाईकोर्ट में सही तरीके से पैरवी कर बहाल करवाया जाए। जाट आरक्षण विधेयक को पार्लियामेंट के इसी सेशन में पास कराकर संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। जेलों में बंद युवाओं को तुरंत रिहा किया जाए। आंदोलन के दौरान घायलों को मुआवजा मिले। जो दिव्यांग हुए हैं उन्हें मुआवजा मिले। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के आश्रितों और दिव्यांगों को सरकारी नौकरी दी जाए। मांग एक नहीं है, 7 है। आप मीडिया पर गलत प्रचार न करें। आपका पूरी मीडिया ने गलत प्रचार किया हुआ कि आरक्षण का मामला कोर्ट में, वो एक मामूली सी मांग है। अब जब तख्तियां लोगों के हाथ में जो है वो भी आरक्षण की हमने देखी हैं, तो मतलब वो बड़ा मुद्दा नहीं है, ऐसा है कह रहे हैं आप? आंदोलन जो शुरू हुआ वो आरक्षण से हुआ, लेकिन उससे जो मांगे उपजी वे ये मांगे हैं। जाहिर है आरक्षण के अखाड़े में जाटों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। दंगल में दांव आजमाए जा रहे हैं। सियासी गलियारों से सड़क तक की इस फाइट में कब कौन सा दांव आजमाना है, जाट नेताओं के दिग्गज इसी पर माथापच्ची कर रहे हैं। तो वहीं सरकार और सरकारी मशीनरी के लिए ये चुनौती है कि आंदोलन की आग भड़कने से पहले ही उसे कैसे काबू में किया जाए। दीपक दहिया के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बिहार के मंत्री जलील मस्तान के खिलाफ अब केस दर्ज हो गया है। पटना के बांकीपुर सीट से बीजेपी के विधायक नितिन नवीन ने कोतवाली में मंत्री जी के खिलाफ केस दर्ज भी करा दिया है। दरअसल बिहार के कैबिनेट मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के बयान से राजनीति में बवाल मच गया था और ये बवाल शांत हो जाए ऐसा नहीं होता। राजनीति में बवाल मचते ही उन्हें हवा देने के लिए उधर मंत्री अब्दुल जलील मस्तान अब झुकने के मूड में भी नजर नहीं आ रहे। विपक्ष की बर्खास्तगी की मांग करने पर अब्दुल जलील मस्तान पूरी तरह तेवर में आ गए। जाहिर सी बात है वो भी सुर्खियां बटोर रहे हैं और बीजेपी को मुद्दा मिल रहा है। बीजेपी विधायक जलील मस्तान को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने इसी मांग को लेकर आज सदन के अंदर और बाहर अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। हमने जिस प्रकार से अब्दुल जलील मस्तान का वीडियो वायरल हुआ और जो चीज़ें सामने आई, हमने पूरी तरह से उन्हीं विषयों को बनाया है
कि आज देश में संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री का इस प्रकार से अपमान करे, उन पर जूते चप्पल पर बरसाने के लिए उकसाए और एक पूरी सभा लगाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करे, तो निश्चित रूप से उस वैसे व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ सवाल ये उठता है कि हम क्या बोले हैं, वो झूठ मूठ का जो है ना ये मुद्दा बना रहा है और ये 8 दिन 10 दिन बाद ये जो आरोप लाता है ये एक साजिश है। उधर बेंगलुरु में पुलिस ने एक लैपटॉप चोर पर शिकंजा कसा। इस चोर के पास से पुलिस को 151 लैपटॉप बरामद हुए हैं। चोरी के इस काम में उसकी बीवी भी उसका साथ दिया करती थी। तो कैसे अंजाम देता था वो इन चोरियों को और कैसे काम करती थी उसकी बीवी, देखिए इस रिपोर्ट में। न ये लैपटॉप की प्रदर्शनी है न लैपटॉप का शोरूम। यूं करीने से सजा कर रखे गए ये लैपटॉप चोरी के हैं, जिसे चुराया है समीर शर्मा नाम के इस शख्स ने। पुलिस की माने तो समीर ने बेंगलुरु को अपने गुनाहों का अड्डा बना लिया था। वो जालंधर से होटल मैनेजमेंट करने बेंगलुरु पहुंचा, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद इसने नौकरी करने की जगह चोरी को अपना पेशा बना लिया। अपनी पत्नी के साथ मिलकर समीर लैपटॉप चोरी का काम कर रहा था। समीर लैपटॉप चुराता और फिर उसकी पत्नी उन्हें ठिकाने लगा देती। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए इन दोनों ने लैपटॉप बेचने की एक दुकान भी खोल रखी थी। सेकेंड हैंड लैपटॉप के खरीदार जल्द मिल जाते हैं, इसलिए मियां बीवी ने जल्द पैसे कमाने के चक्कर में चोरी का काम शुरू कर दिया। लैपटॉप जब चोरी करके सुमीर घर लाता था तो उसको पैक करना और उसका जो डिस्पोजल है उसके लिए इन्होंने SR कंप्यूटर, समीर एंड राजेश्वरी कंप्यूटर्स करके एक छोटा सा दुकान भी खोल रखा था और इसी माध्यम से वो ये लैपटॉप बेचने का काम करते थे। बेंगलुरु में लैपटॉप चोरी की बढ़ती वारदातों ने पुलिस के कान खड़े कर दिए और जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उसके लिए समीर तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। दिन ब दिन इसको मॉनिटर किया जा रहा था तो एक सुराग मिला कि ऐसा एक आदमी है जो यहाँ से लैपटॉप लेके जाके तमिलनाडु में बेचता है। जब ये सुराग मिला तो इस सुराग को फॉलो करते हुए चले गए, तब जाके ये समीर शर्मा अलियास सुमीर शर्मा ये आदमी के पास पुलिस पहुंची। पुलिस को समीर के पास से 151 लैपटॉप और 4 कैमरे मिले हैं और बरामद लैपटॉप जब पुलिस ने असल हकदारों को दिए तो उनके चेहरे रोशन हो उठे। 3 महीने के बाद मुझे सडनली मडियाला पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि सर आपका लैपटॉप रिकवरी हो गया है। तो आई वाज लाइक आई एम हैप्पी, तो चलो कुछ मिल गया है वापस। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हाँ मडियाला पुलिस स्टेशन में FIR किया और वो लोग बहुत मेहनत किए। समीर पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसकी बीवी को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि पुलिस ने उसके इर्द गिर्द भी पहरा लगा रखा है। चोरी करने के बाद समीर और उसकी पत्नी अपना घर बदलते थे ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच पाए, लेकिन कहते हैं मुजरिम कानून से भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। फेसबुक पर हुआ प्यार और जिंदगी भर के लिए हो गया इकरार। फिलीपींस की दुल्हन और हिंदुस्तान का दूल्हा हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। खास बात यह कि दूल्हे का दिव्यांग होना उनकी शादी में आड़े नहीं आया। दोनों ने खुशी खुशी जिंदगी की डोर बांध ली। फेसबुक पर दोस्ती हुई और ये दोस्ती अब जन्म जन्म के रिश्ते में बदल गई। तो सच्ची खबर के साथ नेशन व्यू में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।